Hi guys, welcome to PW Only IAS. My name is Shekhar and I am the faculty of Sociology optional at PW Only IAS. हमारे यहाँ PW में 27th of November को हम ऑप्शनल के न्यू बैचेस लेके आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शनल्स जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेंशन्ड है। ज्योग्राफी जो कि इंग्लिश में आ रहा है, मैथमेटिक्स जो कि हम पहली दफा लेके आ रहे हैं इंग्लिश में, इसके अलावा पबैड जो कि इंग्लिश में अवेलेबल होगी, एंथ्रोपोलॉजी जो कि इंग्लिश में अवेलेबल होगी, PSIR जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी, हिस्ट्री जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी, सोशियोलॉजी जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी, और इसके अलावा ज्योग्राफी भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी, जिसके क्लासेस आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टीज 27th ऑफ नवंबर से कंडक्ट करेंगे। ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑप्शनल का जो वेटेज है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में काफी हाई होता है। एकमात्र ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसका एक सब्जेक्ट पढ़ के आपको 500 मार्क्स का पेपर लिखने को मिलता है। सो मेंस एग्जामिनेशन में आपकी पॉसिबिलिटी to get selected and see your name in the merit list that increases once you conquer your optional. Therefore, I would recommend you guys कि आप लोग प्लीज अपने ऑप्शनल पे ध्यान दें and if required PW के ऐप पे जाके इन कोर्सेज में अपने रेस्पेक्टिव ऑप्शनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्रोच सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको पता चलेगी सोशियोलॉजी ऑप्शनल को अप्रोच कैसे करें, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले जब भी आप किसी ऑप्शन का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक माइंड में टाइमलाइन आप क्लियर करो। एक सब्जेक्ट अगर आपको उसको सिविल सर्विसेज मेंस में एज एन ऑप्शनल अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट फाइव इटरेशंस उस सब्जेक्ट की आपको एक करनी चाहिए। मतलब 5 बार उस सब स्टडी इट एटलीस्ट फॉर 5 टाइम्स। जी हाँ, अभी मैं आपको 5 टाइम्स बोल रहा हूंगा तो ये काफी लग रहा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होता है। द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी इट इज गोइंग टू टेक यू हाईएस्ट टाइम, है ना। आप अपने आप के अपनी इनेट कैपेसिटी, हर बच्चों की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5 महीने में कवर कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उनके किसी कॉन्सेप्ट को समझने के, अंडरस्टैंड करने के थोड़े कंपैरेटिवली लो होते हैं, तो उनको शायद थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से आप एक टाइमलाइन डिसाइड करिए। 5 महीने किसी को फर्स्ट टाइम लगेगा, किसी को मैक्सिमम 7, 8 या 9 महीने लगेगा। आप उससे घबराइए मत, है ना, बट डिसाइड अ टाइमलाइन स्पेशली फॉर द फर्स्ट इटरेशन, है ना। एक बार वो टाइमलाइन आपको क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद फर्स्ट कंप्लीशन, वंस दैट इज डन, और जब मैं ये फर्स्ट कंप्लीशन की बात कर रहा हूं तो इसमें आई ऑल्सो कंसिडर कि आपने उस सब्जेक्ट के कंटेंट से रिलेटेड नोट मेकिंग कर ली है। अगर आप कहीं क्लासेस ले रहे हैं फिर तो दिस इज नॉट अ कंसर्न, बिकॉज एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में विच इज 6 to 8 months आपका क्लासेस के थ्रू आपकी नोट मेकिंग भी हो जाती है और कंटेंट एनरिचमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इट इज ओके, ऑप्शनल कैन बी डन एट सेल्फ लेवल एज वेल, बट उसके लिए फिर आपको टाइमलाइन ये थोड़ा बढ़ जाएगा, मे बी 1 year लगेगा, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको आपको एक साथ एक्यूमुलेट करना है, और एक्यूमुलेट करने के बाद यू हैव टू एंश्योर कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कि स्ट्रक्चर्ड नोट बना ले उस कंटेंट से रिलेटेड, ताकि यूपीएससी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए आप मल्टीपल रिविजन्स कर सके उस कंटेंट का, जिससे आप बेटर आंसर्स रिप्रोड्यूस कर सके एग्जाम में। सो व्हाट यू नीड टू डू दैट वंस यू हैव डन दिस फर्स्ट टाइम रीडिंग एंड फर्स्ट टाइम नोट मेकिंग, उसके बाद सेकेंड रीडिंग शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट प्रिपरेशन, फर्स्ट रीडिंग। तो उसके बाद जो भी आपने नोट्स उसको बनाया है, आप उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीड करिए और इससे कुछ पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप देखिए आपसे कितना अटेम्प्ट हो रहा है, राइट। एंड देन आफ्टर दैट आप अगर
नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिख रहे हैं, तो क्योंकि आपको फिर प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में भी लगना होगा, तो आपको ये जो थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन है, राइट, ये थर्ड और फोर्थ इटरेशन उस सब्जेक्ट का, ये मैक्सिमम आपको 10 डेज ईच लगेगा, है ना। सो आप वो ड्यूरिंग प्री एंड मेंस रख सकते हैं, है ना। प्री और मेंस के बीच में जो ये टाइम पीरियड आता है उस पे आप इसको कर सकते हैं। एंड लास्टली जो आपको 5 to 6 डेज का गैप मिलता है ना, गैप बिटवीन जीएस पेपर एंड ऑप्शनल पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो यहां भी आपको आपके पास तब तक एक ऐसा क्रंच्ड कॉम्प्रिहेंसिव नोट आपके अपने नॉलेज से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आप इस पूरे नोट्स को, एंड ट्रस्ट में ये बार बार पढ़ने से ये होता भी है दैट यू आर एबल टू रिवाइज द होल सब्जेक्ट इन दोज 5 to 6 days, clear, in those 5 to 6 days. तो that's how you decide upon टाइमलाइन अबाउट द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें एक टाइमलाइन और उसके अकॉर्डिंगली चलें। इससे क्या होगा, आप अपने आप को एक टारगेट भी दे पाएंगे और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन चलेगी। वो बच्चे जो कुछ कोचिंग या कहीं क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर देम इट्स ओके, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द कोचिंग, टेक 5 months 6 7, ठीक है। डिफरेंट कोचिंग्स के डिफरेंट टाइम पीरियड शेड्यूल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितने डाउट्स कवर कर रहे हैं एंड कितना कंटेंट कवरेज कर रहे हैं। तो वो जो भी 6-7 महीने हैं, अकॉर्डिंगली आप उतना टाइम दीजिए इस सब्जेक्ट को, और उस वक्त में फर्स्ट लर्निंग में क्लास पे ध्यान दीजिए, अपने नोट्स को बिल्ड करिए और आप डेली रिवीजन करिए नोट्स का, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना। उसके बाद अब थोड़ा आगे चलते हैं कि ऑप्शन को डिटेल में आपको अगर प्रिपेयर करना है तो हाउ डू यू अप्रोच इट। वंस यू हैव डिसाइडेड एन ऑप्शन, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके बाद डू नॉट लुक बैक, है ना, डू नॉट लुक बैक, स्टिक टू दैट ऑप्शनल। हर ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज काफी हाई है मेंस एग्जामिनेशन में। आपने देखो चाहे जीएस 1 2 3 4 ये जो जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, वो एक पेपर में मोर देन 1 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। जैसे जीएस 1 में आप देखते हैं आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है आपको, एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट तो कम है बट मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर आपको उसमें सोसाइटी का पेपर भी आ जाता है, फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ जाती है, राइट। उसी प्रकार से आप देखते हैं जीएस 3 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर से भी कभी कभी क्वेश्चंस उधर आपको दिखने को आ जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी है सिलेबस में, राइट, एनवायरनमेंट भी है सिलेबस में, साइंस एंड टेक भी है सिलेबस में। तो एक पेपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मिलने से कंपोज हो रहा है, स्पेशली जनरल स्टडीज में। लेकिन ऑप्शनल एक इकलौता पेपर है जिसमें एक ही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और एक सब्जेक्ट का वेटेज काफी हाई है, बिकॉज एक सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हैं और 500 मार्क्स का आता है। देयरफॉर ऑप्शनल आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना है, क्योंकि जब आप ऑप्शनल चूज करते हैं तो आप समझिए आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। यूपीएससी दे वांट सच सिविल सर्वेंट्स हु आर गुड एट डिसीजन मेकिंग, राइट। एंड आपका ये डिसीजन मेकिंग का एप्टीट्यूड कैसा है, ये यहीं पर टेस्ट होना शुरू हो जाता है कि जब आप चॉइस ऑफ ऑप्शनल करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानिए, आप एक ऑप्शनल के नेचर को जानिए और उसके हिसाब से ये डिसाइड करिए कि व्हाट ऑप्शनल यू वांट टू गो विथ। और एक बार आप वो यूपीएससी में ऑप्शनल डिसाइड कर लिए, देन इमीडिएटली आप डर के भागिए मत, उस ऑप्शनल पे फोकस करिए, उसको आहुति दीजिए until you don't write mains from that optional and you don't figure out कि उसमें प्रॉब्लम क्या है ना। डू नॉट रन अवे विथ ऑप्शनल, बिकॉज ऐसे में क्या होगा कि आप आज हिस्ट्री ले रहे हो, फिर कुछ दिन बाद डर गए नहीं मैं इकोनॉमी लूंगा, फिर डर गए फिर बोलोगे नहीं मैं सोशियोलॉजी लूंगा, फिर डर गए बोलोगे नहीं एंथ्रोपोलॉजी लूंगा। तो हाउ मच यू आर गोइंग टू स्विच दैट वे, ठीक है। सो दिस इज फर्दर गोइंग टू डिले एंड योर प्रिपरेशन एंड इट विल मोटिवेट यू रादर। सो ऐसी गलतियां ना करें, ये सब कुछ बेसिक गलतियां जो बच्चे कर जाते हैं बिफोर दे डेवलप दैट मेच्योरिटी कि एग्जाम को कितना फोकस्ड होके और कितना स्ट्रीमलाइंड होके प्रिपेयर करना है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही आपको इन सारी चीजों पे क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। अब यक्ष प्रश्न आपके सामने क्या आएगा कि हाउ टू बिगिन प्रिपरेशन ऑफ
हाउ टू बिगिन प्रिपरेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। वेल, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लुक एट द सिलेबस, है ना। प्लीज ये महामहिम है, आप सिलेबस जो यूपीएससी ने मेंशन किया है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। मेरा रेकमेंडेशन है कि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी ऑप्शन लेने का सोच रहे हैं या फिर आपने डिसाइड कर लिया और आप सोच रहे हैं कि अब हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल दैट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सिलेबस जो है उसको समझने की कोशिश करिए। इफ रिक्वायर्ड टेक अ प्रिंट आउट, है ना। इफ रिक्वायर्ड व्हाट डू यू डू इज दैट यू टेक अ प्रिंट आउट, and once you take a printout, do ensure that you learn it, है ना। you do ensure that you learn it, प्लीज इसको लर्न करने की कोशिश करिए। डन। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी and the syllabus for sociology that has been specified by UPSC, they have got very good linkage। मतलब यूपीएससी ने जो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन सोशियोलॉजी का सिलेबस डिजाइन किया है, डिफाइन किया है, काफी स्ट्रक्चर्ड है और इन जनरल वो जो डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी अगर आपको लर्न भी करना है ना तो उसके साथ काफी लिंकेज है ना। तो आपको यूपीएससी के द्वारा डिफाइंड सिलेबस और एक्चुअल डिसिप्लिन में कैसे लिंकेजेस है इसको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज ये ना ही आपको केपेबल बनाएगा या ना ही आपको इनेबल करेगा दैट हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ वेल यू प्रिपेयर योरसेल्फ, बट आपके लिए बहुत समय की बचत भी करता है। इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट सेव्स यू फ्रॉम गोइंग इन द अननेसेसरी डायरेक्शन, है ना। आपको ऐसी दिशा जहां पे नहीं जाने की जरूरत है, उतना डेप्थ जहां नहीं जाना है, उन चीजों से काफी बचाता है ना। आपको रैंडम चीजें यूपीएससी में नहीं पूछी जाती है, राइट। मोस्टली इफ यू लुक एट द पेपर 70% ऑफ द पेपर स्टैटिक होता है, 70 to 80% ऑफ द स्टैटिक, और वो जो डिफाइंड सिलेबस है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो अप्लाइड पार्ट है थोड़ा बहुत, उसमें जब तक आप सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे उन क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो। और जब सोशियोलॉजी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में उससे रिलेटेड आंसर लिखने हैं, जब उस चीज को सीखोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एज वेल। तो वो बहुत ही बड़ा इशू आगे जाके आपके लिए नहीं रहने वाला है ना। इट ऑल्सो अलाउज यू टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स ऑफ सोशियोलॉजी इन अ बेटर मैनर। देखो, सोशियोलॉजी के लिए बेटा आपको कुछ अलग से करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं होता है। इन जनरल आप लोग द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो, है ना। एंड आपको यूपीएससी में जीएस का सिलेबस पता है। अब जीएस से रिलेटेड मान लीजिए कोई एक इशू है, गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी आप उसके बारे में पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के कोई आर्टिकल में, आपको लगा कि वो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको और ब्रॉडली सोच लो, उसमें पॉइंट्स देख लो कि गिग इकोनॉमी के ग्रोथ से विमेन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, गिग इकोनॉमी के ग्रोथ से वल्नरेबल सेक्शन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, या इससे क्लास डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं या क्लास डिफरेंसेस घट रहे हैं, तो आपका कंटेंट बन गया ना सोशियोलॉजिकल। तो अगर आपको सिलेबस पता होगा सोशियोलॉजी का और उससे रिलेटेड कोई आपको न्यूज दिखा तो आप समझ जाओगे अच्छा ठीक है, इससे रिलेट कर लेते हैं सिलेबस के स्टैटिक पोर्शन से, राइट। फॉर एग्जाम्पल से कि कास्ट सिस्टम पे कोई न्यूज आया, जैसे कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत ही रिसेंटली हुआ है। अब आपको सोशियोलॉजी में पेपर 2 में कास्ट सिस्टम पढ़ना है ना। पार्ट बी जो आपके पार्ट का सिलेबस का पार्ट है, उसमें सेकेंड यूनिट है कास्ट सिस्टम, वो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो जब कास्ट सिस्टम आपके सिलेबस में डिफाइंड है तो उससे रिलेटेड कुछ अगर करंट अफेयर्स में न्यूज है तो उसका सोशियोलॉजिकल डायमेंशन आपको समझने में आसानी हो जाएगी, राइट। बट ये लिंकिंग कौन बच्चा कर पाएगा? वही ना जिसके दिमाग में छापा हुआ है सिलेबस। इसीलिए सबसे पहला कमिटमेंट जो आपकी तरफ से मुझे या किसी को भी चाहिए वो ये है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से लर्न करिए, है ना। नॉट जस्ट गो थ्रू इट बट इंटरनलाइज इट, है ना। उसको रट्टा लगा लो भाई। देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑल्टरनेटिव टू दैट। ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या जे सब्जेक्ट हो, सिलेबस याद रहना चाहिए, ठीक है। जब आप सिलेबस का प्रिंट आउट लेंगे और सिलेबस को पढ़ेंगे, रेगुलरली देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे ना एक क्या स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का या
क्वेश्चंस का या मार्किंग पैटर्न डिफरेंट यूनिट्स में कैसे आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिट्स पूछे जा रहे हैं, इन सब चीजों को भी समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इन जनरल इससे क्या होता है कि जो एग्जाम है ना, उसको नेविगेट करना बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। तो मैं ब्रीफली आपके लिए क्या करता हूं, यूपीएससी ने सोशियोलॉजी के लिए जो सिलेबस डिफाइन किया है उसको समझाता हूं, डिटेल में नहीं चलेंगे, वो तो क्लास में आप वो वीडियोस देख ही लेते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी, आपको एक चीज समझना है कि सोशियोलॉजी जो है वो 500 मार्क्स का पूछा जाता है ना। कोई भी ऑप्शन जो है वो 500 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। उसी प्रकार से सोशियोलॉजी का भी है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। और पेपर 2 जो है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, है ना। इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, जैसा कि नाम कह रहा है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 1 का नाम है। इसका मतलब सोशियोलॉजी डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स, थियरीज, फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो आप यहां पे समझने वाले हैं, राइट। सो एज द नेम सजेस्ट्स, सोशियोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जब आप प्रिपेयर करते हो, चाहे वो पेपर 1 हो या 2, उसके लिए नींव जो रखी जाती है वो इस डिसिप्लिन में, पेपर 1 में, इस पेपर में रखी जाती है। तो आप देखोगे इसके यूनिट्स भी वैसे ही है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। उसके अंदर आप पढ़ते हो मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या है, वो यूरोपियन हिस्ट्री में एक फेज था मॉडर्निटी का, कैसे वो रिलेटेड है सोशियोलॉजी के इमरजेंस से। तो हम देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में कैसे सोशल चेंजेस आए, समाज में, समाज के स्ट्रक्चर में, समाज के प्रैक्टिसेस में कैसे परिवर्तन आए, जिससे सोशियोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी का एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक इंडिपेंडेंट विषय के रूप में कैसे उसका इमरजेंस हुआ, कैसे सोशियोलॉजी इमर्जेस टू स्टडी दीज चेंजेस दैट अकर्ड इन यूरोपियन सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट इमर्ज क्यों हुआ, क्यों सोशियोलॉजी चाहिए हम लोग को एज अ डिसिप्लिन, ये आपको क्लैरिटी मिलती है शुरुआती चैप्टर में। और ये डिसिप्लिन जो है कैसे दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री कैसे अलग है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे अलग है, इन सब चीजों पे आपको क्लैरिटी मिलती है ना। तो आप इसमें अपने सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं कि भैया तुम्हारा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, तुम कैसे दूसरे सोशल साइंसेस से डिफरेंट हो, है ना, क्या तुम कॉमन सेंस तो नहीं हो। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं वो फर्स्ट यूनिट में, विच इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। तो इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक डिफरेंस कुछ पता चलने लगता है कि भैया आपका जो सब्जेक्ट है उसका नेचर क्या है और वो बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग है। लेकिन जब आप दूसरे यूनिट में आते हो जिसका नाम है सोशियोलॉजी एज साइंस, तो उसमें आपको और अच्छी से क्लैरिटी मिल जाती है इस सब्जेक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि उसमें आप समझते हो कि सोशियोलॉजी, इस एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भैया सोशियोलॉजी को कहते हैं सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो क्या ये साइंस है? लेकिन बचपन में तो हमको साइंस का टीचर बोलता था कि फिजिक्स साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, बायोलॉजी साइंस है। फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये सोशल साइंस है, तो आप समझोगे कि सोशल साइंस और फिजिकल साइंस में डिफरेंस क्या है, इसके अप्रोच क्या है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सोशियोलॉजी का अप्रोच बहुत सिंपल है बेटा, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ सिलेबस में तो 6 थिंकर्स हैं, उसके अलावा आप इन टोटल जान लो कि कुछ 30, 40, 50 नाम हैं जो आपको पता होने होते हैं, ऐसे ये थिंकर्स हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जो घबराएंगे कि जो भैया थिंकर्स जो है वो हमको नहीं करना है यार, इतने थिंकर्स कैसे याद होंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। आप अपने आप से पूछो कितने दोस्त हैं आप लोगों के,
है ना? कितने रिश्तेदार हैं आप लोगों के, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग हैं, आपके इंस्टाग्राम में कितने लोग हैं, कितने लोगों को आप फॉलो करते हो? 30-40 लोग तो आपको याद होंगे ही। तो जब वो 30-40 लोग याद हो सकते हैं तो सोशल थिंकर क्यों नहीं याद हो सकता है? बस आपको सोचना है कि आज से यही सोशल थिंकर्स आपके भाई बहन माता पिता दोस्त यार इंस्पिरेशन सब है। जब तक एग्जाम है, एक बार एग्जाम फोड़ो, यूपीएससी क्रैक करो, उसके बाद इट्स ओके, आप अपने दूसरे रिश्तेदार फ्रेंड्स, मदर, पेरेंट्स, जो जिनको भी आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम सोशल वेबसाइट पे, आप याद रख सकते हो। तो आपका दिमाग हार्ड डिस्क है। अगर आप चाहोगे कि इन पे फोकस करो तो वो आपको बहुत आसानी से, जो भी टॉपर्स निकालते हैं ना, दे आर एबल टू कॉन्कर इट, तो वो बहुत आराम से आप कैप्चर कर लोगे। तो वो सोशल, और ये जो सोशल थिंकर्स होते हैं ना, इनका कुछ व्यू पॉइंट होता है किसी चीज के बारे में। वो किसी भी मैटर के बारे में, कुछ इवेंट के बारे में, या समाज में कोई भी ऐसी घटना होती है, या समाज में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, है ना? मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो अब उसके बारे में वो देखने का उनका नजरिया होता है। वो एक ऐसा चश्मा पहन के रखते हैं जो कि बाकियों से डिफरेंट है। जैसे कि इस चीज को बोलते हैं पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल थियोरेटिकल स्टैंड। इस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे सोशियोलॉजी में थियरीज बनते हैं। तो आपको कुछ मोटा मोटी 4-5, जैसे एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट्स के अंदर आ जाएगा आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, जिसके अंदर आप मतलब न्यू मार्क्सिस्ट भी पढ़ेंगे अलग से। उसके अलावा आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट को पढ़िए, है ना? आप नॉन पॉजिटिविस्ट को पढ़िए, आप एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट, इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं क्लास में फेमिनिस्ट के बारे में बताता हूं, पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं उनके बारे में बताता हूं, और पेपर 2 में थोड़ा बहुत सबाल्टर्न स्कूल का पर्सपेक्टिव भी बताता हूं, जहां पे क्योंकि हमें डेविड हार्डिमैन, डॉक्टर अंबेडकर, इनके वर्क्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ले दे के आप देखोगे कुछ 6-7 पर्सपेक्टिव्स हैं। उन 5-6 पर्सपेक्टिव्स को अगर आप यूनिट 2 में अच्छे से समझ लेते हैं, कंटेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद, और उसके बाद सोशल थिंकर्स, ये चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी सोशियोलॉजी में। उसके बाद अप्रोच यही है। तो ये सब्जेक्ट जो है कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना होता है, क्योंकि उसके बाद आप चाहे स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में जाइए तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे और उस थिंकर्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे। फॉर एग्जांपल मार्क्स, जब आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाएगा 4th यूनिट में, विच इज सोशल थिंकर, जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 1 में 4th यूनिट में आता है, तो आप कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास का या क्लास स्ट्रगल का। और जब आप स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में जाते हैं, क्लास, ये एक टॉपिक मेंशन है जैसे सिलेबस में, तो मार्क्सी थ्योरी पढ़ी हुई है, बस उसका एप्लीकेशन वहां पे देख लेते हैं, है ना? मार्क्सी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते वक्त हम लोग वेबरियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास भी समझते हैं, उसका वहां पे एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो बार बार रिपीटिशन होता है। तो इस रिपीटिशन के थ्रू एक तो रीइटरेशन होता है व्हाइल लर्निंग द सब्जेक्ट, है ना? तो और आप यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, आपकी कनेक्टिविटी भी बनती रहती है टॉपिक के साथ। तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है कि यस, नाउ आई एम better placed to face the examination because I have not just understood the concept, now I am able to apply those concepts on various topics। जैसे कि आप स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में जेंडर पढ़ोगे, जब आप जेंडर पढ़ लोगे तो से आप वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ जाओगे, तो जेंडर इनइक्वालिटी उस चैप्टर में एक अप्लाइड क्वेश्चन आ जाएगा कि जेंडर इनइक्वालिटी इन फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। अब भैया इस पे बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, क्योंकि जेंडर के वक्त में कुछ थिंकर्स आप पढ़े थे, सिल्विया वॉल्बी, है ना, करुणा अहमद, इनके वर्क को, उनके सजेशंस को, उनके वर्क को मेंशन करते हुए आप पॉइंट्स डेवलप कर लोगे और अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में। सो द अप्रोच टू सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज दैट यू शुड गिव ample amount of time to paper 1 because this sets the basic pillar of the discipline. तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच इज यूनिट 3। देन यूनिट 4 इज सोशल थिंकर। तो यूनिट 1 एंड 2 टाइम दीजिए, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, है ना? उसके बाद ठीक है, यूनिट 3 आप जल्दी में कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको बाद में भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। यूनिट 4 है सोशल थिंकर। अगर आपको 1 महीना में भी आप इसको कर लें तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। 6 थिंकर्स हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, इस पे फोकस करिएगा आप।
इसके बाद आएगा स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है लेकिन आसान है, बहुत आसान है ना। स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, इसको समझिएगा। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ जो कि 6th यूनिट है, उस पे आप देखिए क्वेश्चंस मोस्टली अप्लाइड आता है। तो जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं वो क्लास में उनको मैं सिखा देता हूं कि देखो भैया कैसे इससे अप्लाइड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो अप्लाइड पार्ट जो करंट से रिलेटेड होता है वो भी क्लासेस में डिस्कस होता है। जो बच्चे मान लीजिए क्लास वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, जो सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिलेबस को आइडेंटिफाई करके पहले स्टैटिक पोर्शन कवर करिए, फिर करंट में कुछ भी वर्क से रिलेटेड इवेंट दिख रहा है, जैसे कि अभी आया था ना वर्क फ्रॉम होम, वो वाला इश्यू। तो अब देखिए कि वर्क फ्रॉम होम कितना फीजिबल है फॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, कितना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए है, क्या मतलब इसमें सोसाइटी में ये डिवाइड बढ़ाएगा क्या, कास्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कास्ट पे नहीं डिफरेंट क्लासेस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, विमेन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस पे इसका कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, है ना। कैसे वर्क्स इसको अडॉप्ट कर पाएंगे, कैसे वर्क्स इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कितना फिजिबल है, ये सारे डायमेंशंस आप सोच लीजिएगा। तो आप न्यूज वगैरह में सुनते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो ऐसी चीजें आप अगर खुद से कर लेते हैं तो यू आर डूइंग गुड, है ना। अभी रिसेंटली किसी ने आया हमारा जो एक एड आप देखते होंगे टीवी पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रेड वाला, जिसमें इंदिरा नगर के गुंडा बने थे हमारे राहुल द्रविड़ साहब। वो क्रेड के जो सीईओ हैं मिस्टर कुणाल शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया शुड अडॉप्ट चाइनाज वर्क कल्चर ऑफ 996, मतलब सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक 6 दिन काम करना चाहिए। और उसके बाद एक अटैच्ड एक और स्टेटमेंट उन्होंने मारा था कि नथिंग ग्रेट हैज बीन अचीव्ड बाय अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो अब ये एक इनका स्टेटमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उस पर कुछ आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में, पढ़ लीजिए। अगर क्लास के आप स्टूडेंट हो तो एनी हाउ I'll discuss that, right? तो वो जो applied questions हैं, that can be done accordingly. After that, you need to ensure that you need to do further preparation of that. How do you do further preparation of that? Politics and society जो कि 7th यूनिट है, right? बहुत लोगों को लगता है कि इस पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट अगर आप क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस और खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं 3-4 साल से। तो आपको चाहिए तो 6 दिन दे दीजिए, आपको चाहिए तो 7 दिन दे दीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ये जो यूनिट है इसको आप जरूर अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल कमी मत रखिए इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने के लिए, विच इज 7th यूनिट। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। मतलब क्लास में भी हम लोग उसको 6, 7, 8 डेज देते हैं, कभी कभी 10 डेज रिक्वायर्ड है तो 10 डेज देते हैं। वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको अगर उसको 20 दिन भी देना पड़ रहा है तो चलेगा, है ना। बट अगर आपकी लर्निंग स्पीड बहुत अच्छी है, फिर भी एटलीस्ट 6-7 दिन उस यूनिट को देना चाहिए, राइट। देन दैट इज 7th यूनिट। 8th यूनिट इज रिलीजन एंड सोसाइटी, है ना। 9th यूनिट इज सिस्टम ऑफ किनशिप, फैमिली के बारे में आप पढ़ते हैं, मैरिज के बारे में पढ़ते हैं, किनशिप सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि रूल्स क्या है, उससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, ये सब पढ़ते हैं। और आखिरी यूनिट जो है यूनिट 10, वो भी आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है सोशल चेंज। इसमें हम लोग थियरीज पढ़ते हैं कि समाज में सोशल चेंज कैसे होता है, और उसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि ये वेस्ट और ईस्ट, है ना। एक थियरी है कॉल्ड सेट ऑफ देयर आर सर्टेन सेट ऑफ थिंकर्स हु आर कॉल्ड एज डिपेंडेंसी थियरी थिंकर्स। वो वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो डिवाइड है, राइट, डेवलप्ड या डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड स्टेट्स का, ये जो डिफरेंस है ये क्यों एग्जिस्ट करता है ना। और कैसे कोर कंट्रीज जो कि वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो कि पेरिफेरी कंट्रीज हैं, उसमें सस्टेन्ड अंडर डेवलपमेंट रहे, सस्टेन्ड डेप्रिवेशन रहे, और हमारी डिपेंडेंसी जो उन पे क्रिएटेड रहे। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यू लर्न अबाउट दैट एज वेल। एंड देन कैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, इससे समाज में बदलाव आता है, ऐसी चीजें, राइट। सो आप मोटा मोटी क्या देखते हो कि सोशियोलॉजी पेपर 1 आपके लिए नींव डालता है सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए। सो व्हाट आई वांट यू फ्रॉम यू गाइज is that there shall be a commitment from your ends. Try and understand the concepts.
अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एंड देन प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड नोट, ताकि कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन भी आए ना, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। स्ट्रक्चर्ड नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। वंस दैट इज डन, यू विल कम टू पेपर 2। पेपर 2 का नाम है इंडियन सोसाइटी। अब पेपर 2 का जो सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है उसमें इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव बना था इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए, है ना। जीएस घुरे जो कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी माने जाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव था कि कैसे इंडियन कल्चरल टेक्स्ट बुक्स के थ्रू हम लोग इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो वेस्टर्न लेंसेज से इंडियन सोसाइटी को समझा जाएगा तो इंडियन सोसाइटी को क्लैरिटी से आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज यूनिक, देयरफॉर इट शुड बी स्टडीड फ्रॉम इट्स ओन लेंसेज। समझ में आया? इट्स ओन कल्चरल लेंसेज। तो ये एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया इंडोलॉजी। उसके अलावा हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं एम एन श्रीनिवास का। उसके अलावा हम लोग अक्षय रमनलाल देसाई साहब का मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं। उसके अलावा मैं अपने बच्चों को कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव भी पढ़ाता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो आगे आता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखते हैं कि कॉलोनियल रूल, ये जो पार्ट ए है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट, उसका क्या इंपैक्ट हुआ था इंडियन सोसाइटी पे। तो उसमें एक टॉपिक आ जाता है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अक्षय रमनलाल देसाई, ए आर देसाई साहब की किताब है ना, तो उनका वर्क है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक और किताब है, ये है योगेंद्र सिंह साहब की, है ना। सो वी लर्न अबाउट दैट। एंड देन यू नो कैसे कॉलोनियल रूल के वक्त में प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए थे एंड सोशल रिफॉर्म्स आए थे, वो वाला टॉपिक हम लोग ब्रीफली देखते हैं। अब इन सारे टॉपिक्स में आप देखोगे जो पर्सपेक्टिव्स पेपर 1 में है, उसी को अप्लाई करके आप समझने की कोशिश करोगे कि सोशल रिफॉर्म मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है उसका, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव उसका क्या है ना, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उसका क्या है। तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां पे, पर्सपेक्टिव्स कैसे क्या है वो आप समझ जाते हो, तो उसको अप्लाई करोगे और इंडियन पेपर इसलिए आपके पास बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनता है। और इस कारण से ये पेपर जो है 2-2.5 महीने में बहुत अच्छे से खत्म हो जाता है। देन कम्स पार्ट बी। पार्ट बी बेसिकली जो नाम कहता है सोशल स्ट्रक्चर। तो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, अंग्रेज जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लाए थे और लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे। हम लोग कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं, या फिर सोशल क्लासेस क्या है भारत में, है ना, कितने सोशल क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं, एग्रेरियन स्ट्रक्चर में कैसे सोशल क्लासेस हैं, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे सोशल क्लासेस हैं, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास क्या है, ओल्ड मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं यहां पे। एंड देन वी ऑल्सो, आप देखोगे कि जो पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स है ना, उसमें भी इंटरसेक्शन है ना। बस ये है कि उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंडियन पेपर का बन जाता है। जैसे कि पेपर 2 का जो 5th यूनिट है पार्ट बी का, वो है सिस्टम ऑफ किनशिप। सिस्टम ऑफ किनशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप पेपर 1 में पढ़ चुके हो, क्योंकि वो पेपर 1 का 9th यूनिट है। लेकिन यहां पे आप उसको इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो। जैसे आप इरावती कर्वे मैम का वर्क पढ़ोगे, आप एम शाह साहब की वर्क को पढ़ोगे, समझ में आया। तो सोशियोलॉजी लर्निंग काफी आसान हो जाती है। 6ठा यूनिट इसी प्रकार से रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया है। तो इंडियन रिलीजन एंड रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ये सब पढ़ते हो। देन कम्स पार्ट सी। पार्ट सी जो है सोशल चेंज से रिलेटेड है। अगर आप पार्ट सी एक बार सिलेबस में देखोगे तो इसमें जो टॉपिक्स है, जैसे कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, अब वो इंडियन इकोनॉमी जो आप जीएस में पढ़ते हो उससे एकदम क्लोज है बिल्कुल। बस यहां पे आपको सोशियोलॉजिकल थिंकर और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो आपको समझ, जीएस में अगर आप पढ़े तो आपकी समझ तो ऑलरेडी डेवलप हो रखी है, बस उसमें कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझ लो और कुछ 1-2 थिंक करके वर्क समझ लो, तो आपके लिए काम कितना आसान हो गया सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। दैट इज द ब्यूटी। फिर आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ोगे, उस पर डिफरेंट थिंकर्स की स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो आप देखोगे, है ना। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल चेंज कैसे रिलेटेड है, वो आप समझने की कोशिश करोगे। एजुकेशन एंड सोशल चेंज कैसे है, वो समझने की कोशिश करोगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेज, है ना, बॉन्डेड लेबर, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स को भी आप अच्छे से हम लोग यहां पे देखते हैं। अगेन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके जनरल स्टडीज से इंटरसेक्शन में है।
आप समझिए तो आपका काम कितना आसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम लोग सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया देखते हैं। अब मैंने जो आपको पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 1 में बताया, वहां पे हम लोग सोशल मूवमेंट्स और उससे रिलेटेड थियरी पढ़ते हैं, तो सोशल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। अब आप सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया पढ़ते हो, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया पढ़ते हो, तो बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के वो पेपर्स हैं, है ना, या फिर क्या है चैलेंजेस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना, पॉपुलेशन, जो कि आप अगेन जीएस में भी ये टॉपिक पढ़ते हो, पॉपुलेशन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करते हो इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इन जनरल काफी कैप्चरेबल और आसान हो जाता है। ऑल्सो बिकॉज इसका काफी इंटरसेक्शन ऐसे टॉपिक्स के साथ है जो कि जनरल स्टडीज में डोमिनेंटली दिखती है, हमें जीएस 1, 2, 3 तीनों में, है ना। उसके अलावा कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव जब आप सीखते हो तो वो एथिक्स में भी, एथिक्स के पेपर में भी आपको हेल्प करता है। एंड ट्रस्ट मी, सोशियोलॉजी हैज बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर एसए का पेपर। तो दिस वे सोशियोलॉजी बिकम्स एन एनरिचिंग ऑप्शनल एज एन ऑप्शन। तो आप क्या होता है कि जब आप ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझते हो तो उसके एनरिच्ड कंटेंट को जीएस में ना क्लेवरली यूज करना सीख जाते हो, जिससे आपके मार्क्स फर्दर बूस्ट हो जाएंगे एंड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू बी सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड बाय UPSC becomes higher, but that is only possible if you understand the concepts. Therefore, the first goal shall be approach. इसीलिए बोलते हैं आप सिलेबस को समझो, उसके बाद बिल्ड। तो अप्रोच, ये लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूं अप्रोच से रिलेटेड ना, तो सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए। देन व्हाट यू नीड टू डी, कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट। क्या करना है आपको, कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट, राइट। उसके लिए वेरियस सोर्सेज होंगे, क्लास नोट्स, है ना, अगर आपको बुक पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स भी हैं, दैट इज अ स्टूडेंट्स चॉइस, आपकी स्ट्रैटेजी है। हालांकि क्लास सफिशिएंट होता है बच्चे, फिर भी मैं आपको कुछ बुक लिस्ट्स बता दूंगा। एक बार आप कंटेंट अच्छे से कंसोलिडेट कर लें, है ना, मतलब when I am talking about content consolidation, it also means that you have made the note, है ना, आपकी नोट मेकिंग हो गई है। What else you need after that? Revision. And while you are doing concepts, एक बार समझ गए हैं, पहले तो अपने फ्री माइंड हो गए, concepts को सीखना है, समझना है, कंटेंट को जो while you are consolidating the content, keep an eye on PYQ as well, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपके लिए गाइडिंग लाइट बन जाती है। कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। पीवाईक्यू समझने के बाद जब आप रिवीजन फर्दर करोगे, डू मल्टीपल रिविजन्स, ये मल्टीपल रिविजन जरूरत होंगी, है ना। एंड मल्टीपल रिविजन करते जैसे यूनिट 1 रिवाइज किया, 3-4 क्वेश्चंस लिख लिया, यूनिट 2 रिवाइज किया, 3-4 क्वेश्चंस लिख लिया। सो दैट इज वेयर यू विल हैव आंसर राइटिंग to play an important role. That is where you're going to have answer writing to play an important role. ठीक है, सो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, अपने पास रख के सिलेबस को समझिए, उसके बाद सिलेबस वाइज आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करिए। आप कहीं से भी सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो या आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 एनसीईआरटी तो पढ़ ही लीजिएगा। 11th क्लास का एक ब्राउन कलर का एनसीईआरटी है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, और 12th क्लास की एक येलो कलर की एनसीईआरटी है कॉल्ड इंडियन सोसाइटी। एटलीस्ट ये आपको 11th और 12th मिला के टोटल 4 सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी होती है। एटलीस्ट ये 2 जो मैंने आपको मेंशन किया है अभी, उसको जरूर पढ़ लें अगर आप सेल्फ से कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास के मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं क्लास में जो यूपीएससी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है ना, उसको शुरू करने से पहले कुछ 5, 6, 7 लेक्चर जो है वो बेसिक्स पे ही लेता हूं। मैं पहले तो आपको सिलेबस पढ़ाता हूं पहले 1-2 दिन, और उसके बाद 5-6 लेक्चर्स आपका बेसिक्स डेवलप करूंगा। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है ना, सोशल ग्रुप क्या है, सोशियोलॉजी है क्या, है ना, ये क्या करेगा, है ना, कैसे अप्रोच होता है, क्या पढ़ेगा, और इससे रिलेटेड कुछ, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स, तो आपको आगे जाके सब्जेक्ट को पढ़ने में परेशानी होती है ना। क्योंकि
हर विषय का अपनी, सोशियोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है ना। फिजिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि फिजिकल फोर्सेस कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे गवर्न होते हैं, उसको स्टडी करता है। सोशियोलॉजी एग्जैक्टली उसी प्रकार से सोशल यूनिवर्स है ना, हमारे सोशल लाइफ, सोशल वर्ल्ड, सोसाइटी में कैसे सोशल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रखे हैं, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, राइट ये सब चीजें समझता है, ये सब चीजें को समझने की कोशिश करता है। तो आपको सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, फंक्शन का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है, सोशल स्ट्रक्चर क्या हुआ, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे, कल्चर क्या है या सोशियोलॉजी का नेचर क्या है ना। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन उसका एक नेचर है, जैसे कि सोशियोलॉजी एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन नहीं है, इट इज कैटेगोरिकल साइंस। कैटेगोरिकल साइंस का मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी व्हाट इट इज अपने आप को इसी पे लिमिट करता है, व्हाट इट इज ऑट टू बी, क्या होना चाहिए वो नहीं बता रहा है। तो जब आप नेचर समझ जाते हो, उसके बाद जब हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको यह समझ में आने लगा अच्छा हमको कितना पढ़ना है, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, व्हाई इट इज एंड व्हाट इट इज, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, राइट। तो दैट वे क्या होगा कि बहुत ही स्ट्रीमलाइंड एंड चैनलाइज्ड प्रिपरेशन होगा, अगेन प्रिपरेशन आसान हो जाता है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लास में मिल जाएगी, तो इन दैट केस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में मैं पहले बेसिक्स करवाऊंगा। सो यू कैन अवॉइड, सो दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन द क्लासेस दे कैन अवॉइड एनसीईआरटी रीडिंग, बट दोज हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इग्नोर ना करें, टेक योर टाइम है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, डू नॉट अवॉइड इट, ठीक है। एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 4 बुक्स, ब्राउन कलर की 11th क्लास की इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और 12th क्लास की येलो कलर वाली इंडियन सोसाइटी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ाई कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपको क्या हेल्प करता है, इट विल हेल्प यू टू गेट अक्वेंटेड विद द न्यू सोशियोलॉजिकल टर्म्स, सोशियोलॉजी का अपना ही एक लैंग्वेज है, तो वो टर्म्स आप समझ पाओगे। इसके अलावा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले ही रीडिंग में आपको सब आ जाएगा ऐसा मत समझिए, है ना। डू नॉट बी दैट हार्श ऑन यू, आप कोई भी डिसिप्लिन पकड़ लीजिए, फर्स्ट गो में सब कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू बी अपहिल टास्क। जो क्लास अटेंड करते हैं उनको तो ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है, वो उन्होंने क्लास ज्वाइन ही इसलिए किया है क्योंकि चीजें उनको आसानी से समझा दी जाए, राइट। टाइम भले ही लगे बट हमारा आइडिया होता है कि हम बच्चों को डिफिकल्ट चीजें समझाएं। सो आई मीन उनके लिए तो क्लास में काफी चीजें समझ में आ जाएगी उनको, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज घबराइए मत, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन रखना नाजायज होगा कि आपको एक ही बार में ना, एक ही गो में आपने एक बार पढ़ा और सब कुछ दिमाग में आ जाए, नहीं। ये एग्जाम मशीन्स के लिए नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए है, और आप भी मशीन नहीं ह्यूमन बीइंग हो, तो अपने ह्यूमन लिमिटेशंस को समझो। हर बच्चे की इनेट कैपेसिटी अलग होती है ना, किसी के स्ट्रेंथ्स अलग होंगे, किसी के वीकनेस अलग होंगे, लेवल ऑफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी अलग होते हैं। देयरफॉर हर बच्चे का अपना डिफरेंट कस्टमाइज्ड है ना टाइम टेबल ऑफ स्टडी, ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक यूनिट, ये सब डेवलप होना चाहिए। लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको बेसिक कंटूर समझ में आ रहा है सब्जेक्ट का और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते चल रहे हैं, तो आप घबराओ मत, आप बढ़ते चलो यूनिट वाइज। और एक बार 2-3 रिविजन होंगे ना, एक बार आपने खत्म कर दिया तो आपको रफ एक कंटूर मिल गया, एक ओवरव्यू डिसिप्लिन का हो गया है, आप कॉन्सेप्ट समझ लियो, आपके नोट्स बन गए। उसके बाद आप मल्टीपल जैसी रिवीजन करोगे ना, तो जो दिमाग में डॉट्स गैप्स होते हैं वो फिल इन होने लगते हैं और कंप्लीट लाइन, मतलब कि आपको प्रॉपर सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है और कंटेंट भी फिल हो जाते हैं। तो आपके पास इनफ नॉलेज आता है जिससे न ही आप इस एग्जाम को फेस कर सको, बल्कि इस एग्जाम को कॉन्कर भी कर सको। सो डोंट बी टू हार्श ऑन यू, अपने आप को लेके बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं हो गया, अरे यार हम भूसगोल हैं, हमको कुछ घुस ही नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं 3 महीने से, नहीं, डोंट बी दैट हार्श। हर वो व्यक्ति जो आज इस एग्जाम में टॉप भी कर रहा है ना, वो एक समय पे प्रॉब्लम फेस करता है, तो घबराइए मत, ठीक है। ये सबके साथ होता है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। बैक योर सेल्फ अप, बैक योर सेल्फ अप, बट
मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घबरा के ना रोट लर्निंग मतलब रट्टा सीधे नहीं मारने लगे, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारना पड़ता है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रट्टा जरूरत पड़ेगा, बट सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट जो है उसको आप समझोगे नहीं तो अप्लाइड क्वेश्चन किसी भी, सोशियोलॉजी हटा दो, किसी भी सब्जेक्ट में, एंथ्रोपोलॉजी पकड़ लो, है ना, ज्योग्राफी ही पकड़ लो, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, अप्लाइड क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, है ना। और अगर कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम समझ लो, एप्लीकेशन अच्छा हो जाए, तुम उसको एथिक्स, जीएस, ऐसे वगैरह इन सब जगह, तभी ना वहां पे क्या करोगे, इस नॉलेज को अप्लाई करोगे। वो अप्लाई तभी करोगे ना जब उसको समझ रखे होगे, राइट। सो यू नीड टू डू दैट एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। वो उतना तो मेरे को आप लोगों पे विश्वास है, especially those students who are going to attend my class. I trust me, मेरे ऊपर responsibility, the onus lies on me to ensure कि आपको एक conceptual understanding develop हो जाए. Plus, do not feel fearful about deprivation of content. In the classroom, enough content is provided. आप अगर क्लास को रेगुलरली अच्छे से अटेंड करो और नोट्स को रिवाइज करते रहो तो कंटेंट वाइज आपको कोई डिप्रिवेशन नहीं होगी, कंटेंट एनरिच बिल्कुल हो जाएगा आपका। इनफैक्ट कई दफा ओवरबर्डन लग सकते हो कंटेंट से, लेकिन कमी नहीं होगी, राइट। हैविंग सेड दैट, तो ये होता है तरीका सोशियोलॉजी ऑप्शनल को अप्रोच करने का। मैं ब्रीफली आपको कुछ सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक लिस्ट्स एंड रिसोर्सेज भी डिस्कस कर देता हूं। जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेली क्लास के बाद आपको डेली नोट्स भी मिलेंगे एंड हैंड नोट्स भी मिलते हैं। प्लस मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है उसके आप रनिंग नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे होते हैं। जो स्टूडेंट सेल्फ करते हैं उनके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले एनसीईआरटी से शुरू करिए, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, इसको प्लीज इग्नोर नहीं करिए। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस बुक है, हॉलम्बस एंड हॉलबॉर्न, ब्लू बुक, ब्लू कलर वाली। आप इसको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही सेलेक्टिव, बस यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के सिलेबस से जो रिलेटेड टॉपिक है उसको पढ़िए। आपको सेलेक्टिव रीडिंग करने की जरूरत है, सो डू सेलेक्टिव रीडिंग एंड आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी एबल टू कॉन्कर इट, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। जो स्पेशली जो सेल्फ कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। थिंकर्स, सोशल थिंकर्स के लिए एक किताब है जॉर्ज रिट्जर की, सोशियोलॉजिकल थॉट, है ना, जॉर्ज रिट्जर वाली बुक। अगेन नॉट एवरीथिंग, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वही सेलेक्टिव रीडिंग आपको करने की जरूरत है। आप ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू इज ग्रेट सोर्स, बीए एंड एमए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। पेपर 2 के लिए तो इग्नू, ये सारे पेपर 1 के हैं, पेपर 2 के लिए तो इग्नू रामबाण है बॉस, है ना। अगर आप पेपर 2 देखते हो, है ना, तो आपको एक तो इग्नू, उसके अलावा एक किताब है सोसाइटी इन इंडिया करके, डेविड मेल्डनबॉम की, सोसाइटी इन इंडिया, ये अच्छी किताब है ना। किताब का नाम क्या है? सोसाइटी इन इंडिया। इसके अलावा एक नदीम हसनैन साहब है, नदीम हसनैन साहब की इंडियन सोसाइटी, है ना, इनकी किताब का नाम है इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज। कंटिन्यूटी एंड चेंज, आप इस बुक से भी हेल्प ले सकते हो। सोशियोलॉजिकल हैंडबुक, हैंडबुक फॉर सोशियोलॉजी ऐसे करके एक किताब है वीना दास मैम का। इसको भी आप रेफरेंस के लिए
यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आपको नर्वस नहीं होना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये बुक लिस्ट मैं सिर्फ इसलिए इतना डिटेल में दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं, तो सोचा बता दो, राइट। लेकिन आपको घबराना नहीं है ना, दीज आर रेफरेंस बुक्स, है ना। इसके अलावा एक बुक है नितिन सांगवान, नितिन सांगवान की इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। नितिन सांगवान की सोशियोलॉजी बुक, वो सिविल सर्विस, ये एग्जाम ओरिएंटेड लिखी गई है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का इसका ओरिएंटेशन है। ऑल्दो बहुत ही बेसिक है, बट अच्छी बात क्या है कि वो एग्जाम पे फोकस्ड है। क्योंकि वो एग्जाम पे फोकस्ड है तो ये एक ही किताब है जो कि बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों कवर करता है। तो अगर आपके लिए इतनी ये बुक्स प्रॉब्लम है, आप कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद इस बुक को उठाइए और इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। इतना तो आई एम क्वाइट श्योर आप लोग कर ही सकते हैं, राइट। दोज हु आर गोइंग टू बी माई क्लास स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लो, क्लास में जो भी सर पढ़ाते हैं वो इन सारे सोर्सेज को कवर करते हुए पढ़ाते हैं। मेरा खुद का जो कंटेंट है इन्हीं सारे सोर्स से बना हुआ है, प्लस इसके ऊपर कुछ फर्दर, जैसे कि एंथनी गिडेंस की किताब है ना, एंथनी गिडेंस की जो सोशियोलॉजी की किताब है, फिर टीबी बॉटमोर की किताब है ना, योगेंद्र सिंह की पेपर 2 में इंडियन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, एमएन श्रीनिवास साहब की किताब, ये सारे भी हमने कवर कर रखा है। तो हमारे क्लास में इन थिंकर्स की हैंड रिटन किताबें जो हैं उससे मैंने उनको कवर करते हुए कंटेंट बनाया हुआ है। तो आप कंटेंट के लिए निश्चिंत रहो, आपकी कंटेंट काफी अच्छी होने वाली है। बट ये जब बुक्स को आप पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त में आप इंश्योर करो कि हाईलाइट करो और 1-2 दिन एक बुक से एक टॉपिक पढ़े, मैक्सिमम उसको एक और बुक से पढ़ो। उससे ज्यादा एक ही टॉपिक को 10 बुक से मत पढ़ो, वरना क्या होगा, 3 यूनिट प्रिपेयर कर पाओगे और उसके ऊपर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा कभी। 3 यूनिट बहुत अच्छा होगा क्योंकि 3 यूनिट को तुम 10-10 बुक से पढ़े हो। सो लिमिट करना चाहिए सोर्सेस को। आप एक टॉपिक अगर पढ़ लो, सब में सेलेक्टिव है। अगर सोशल थिंकर्स आप कार्ल मार्क्स मान लो या इमाइल डर्कहाइम आपने रिट्जर बुक से अच्छे से पढ़ लिया है तो हरलंबस में मत पढ़ो, हरलंबस में अलग से थिंकर चैप्टर में उसको मत पढ़ो, अवॉइड इट। रादर उसी को जो रिट्जर बुक में पढ़े हुए उसको बार बार पढ़ो। While you study it, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है ना। तो उसको पेन से लेटर से अंडरलाइन करिए और फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। और इसीलिए मैं बोला, वेदर यू टेक क्लासेस और यू डू सेल्फ स्टडी, हैव योर ओन नोट्स। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज व्हेन यू नीड टू नो अबाउट आंसर राइटिंग एज वेल, कि व्हेन डू वी बिगिन आंसर राइटिंग, हाउ डू वी बिगिन आंसर राइटिंग। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 सोशियोलॉजी पढ़े और लिखना शुरू कर दिए। अरे सोशियोलॉजी भैया, आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो लिख कैसे पाओगे, फियर आ जाएगा आप में, है ना। जीएस आप कर सकते हो उस प्रकार से, जीएस लिखो। फर्स्ट डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग ना, वंस यू आर डन विथ मतलब सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स यू विल हैव ब्रीफ आइडिया, है ना। देन यू राइट। इन केस ऑफ दो स्टूडेंट्स हु टेक कोचिंग्स, वहां पे क्या होता है, उनको बेसिक्स डेवलप हो जाता है। तो बेसिक्स डेवलप हो जाता है, स्पेशली बेसिक जब मैं कहता हूं तो व्हाट आई मीन इज कि सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रेमवर्क डेवलप होना बहुत जरूरी है। वंस द फ्रेमवर्क एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट इज डेवलप्ड, so say let's say after 2 units you are well equipped to write answers. Actually after first unit also you can write few answers, क्योंकि क्लास में तो काफी उसको डायमेंशंस कवर हो जाएंगी डिटेल में, बट एटलीस्ट गिव सम टाइम, है ना। दूसरा, एक हैबिट बनाइए आप इन जनरल, राइटिंग आंसर का मिथ है। पता है जब आप सोशियोलॉजी की कहीं कोचिंग भी ले रहे होंगे, जब आप कुछ दिनों बाद लिखना शुरू करेंगे, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि सर कंटेंट तो है, प्रॉब्लम यह आ जाती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। देयरफॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द क्वेश्चन इज प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चैलेंज। चैलेंज इज अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कॉन्टेक्चुअल डिमांड। इसीलिए आप से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि रीड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए, है ना।
तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा मैं, है ना। आप क्या कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आपके पास थोड़ा बहुत कंटेंट है जिससे आप एटलीस्ट आंसर लिख सकते हैं? अगर कंटेंट ही नहीं है तो क्या करोगे भाई? एग्जामिनर का मुंह देखोगे, सीलिंग देखोगे, ऐसे ऐसे, अच्छा 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, हमको लिखना नहीं आ रहा है। अरे लिखना क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे पास कंटेंट है, क्या लिखना है पता है। पहले उसको तो ब्रीफली कंसोलिडेट सम कंटेंट। तो ऑब्वियसली इसीलिए फर्स्ट टाइमर कोई है और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है उसके आंसर में बहुत डिफरेंस इसलिए होता है ना। सो इफ सम ब्रीफ कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट हैज बीन डन, देन राइट। अब जब व्हेन यू राइट आंसर्स, आपका फोकस दो ही चीज होना चाहिए। पहला कि आपको टाइम्ड मैनर में लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा में एक आंसर लिखें। हाँ, शुरुआती दिनों में आप एक आंसर लिखोगे, आप आधे घंटे में लिख रहे होगे, 35 मिनट में लिख रहे होगे, 40 मिनट में भी लिख रहे होगे, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। बट दैट इज नॉट द गोल, है ना। आपको कंटेंट डेवलपर थोड़ी बनना है। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो आपको टाइम्ड मैनर में लिखना चाहिए। एक क्वेश्चन को 10 मिनट, 12 मिनट, इनिशियली ना मैक्सिमम 15 मिनट, उसके बियॉन्ड मत जाने दो। अब सोचो जब 15 ही मिनट है और उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, तो आप उसी में इंट्रोडक्शन 2 पॉइंट अंदर डालोगे और कंक्लूजन करोगे। क्योंकि सेकेंड चीज जिस पे आपको फोकस करना है व्हाइल राइटिंग आंसर इज स्ट्रक्चर। बच्चे इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको 15 मिनट में लिखना है, आपके पास खूब कंटेंट है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना है, तो आप क्या करोगे कि इसमें से 2 मिनट इंट्रो के लिए दे दोगे, है ना। इसमें से 2-3 मिनट से 2 मिनट, है ना। मान लो कंक्लूजन के लिए 2 मिनट या 3 मिनट दे दोगे, तो बस 10 मिनट है आपके पास बॉडी लिखने के लिए। तो आप, अच्छा लिमिटेड स्पेस भी होता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो लिमिटेड टाइम एंड स्पेस, है ना, उसमें जब आप लिखते हो लिमिटेड वर्ड्स, वर्ड लिमिट भी 150 वर्ड, 250 वर्ड उसमें लिखना होता है आपको। 3 पेज 2 पेज का गेम है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है 2 पेज, अब तो 3 पेज ही पूछ रहा है 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो उसी में अपने आप को लिमिट करोगे। एंड इफ यू डू दैट, आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो आप टाइम्ड मैनर में और स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी उसमें लिमिटेड तरीके से और कॉन्टेक्चुअल तरीके से लिखेंगे। अच्छा, व्हाट यू नीड टू डू व्हाइल यू राइट आंसर, ट्राई टू, कंटेंट तो सबके पास होगा लेकिन कॉन्टेक्स्ट हर कोई समझता नहीं है, तो आपको ना डिफरेंस क्रिएटर यही बन जाता है। सो प्लीज ट्राई टू जस्टिफाई द कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड दिस। कंटेंट सबके पास है लेकिन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों की डेवलप होती ही नहीं है, और जब कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही लोगों की डेवलप नहीं होती है, तो उस चक्कर में सब बंटाधार होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि लिखना क्या था। ये कैसे होगा? रीड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक हैबिट बनाइए, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, जो पीवाईक्यूज है ना उनको पढ़िए। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआत में पढ़िए और बस ये समझने के लिए कोशिश करिए कि डिमांड क्या है, मांग क्या रहा है, लिखना क्या है। ये जब हैबिट बनाइएगा ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लिखना क्या है, बस उसको समझने लगेगा, तो आप समझिए दैट एटलीस्ट 20% 30% ऑफ द बैटल इज वन। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, एंड इसके अलावा व्हेन यू राइट ल्यूसिडली, थोड़ा मतलब क्लैरिटी के साथ लिखिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ लिखिए, है ना। बहुत घिचपिच मत करिए, है ना। कुछ भी रैंडमली मत लिखिए कि एग्जामिनर को क्या आप समझाना चाह रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा ल्यूसिडली लिखिए, है ना, क्लैरिटी के साथ लिखिए, और लेजिबल। आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए, है ना। प्रेजेंटेशन आंसर का अच्छा होना चाहिए। अगर इन बेसिक चीजों पे आप स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब फोकस करते हैं, तो आंसर राइटिंग विल बी एबल टू कॉन्कर। अच्छा, पहले ही दिन सब कुछ नहीं होगा।
पहले दिन आपका फोकस बस दो चीज पे होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की क्वेश्चन का डिमांड क्या है, सो दैट यू कैन जस्टिफाई द कॉन्टेक्स्ट, और उसके टाइम मैनर में लिखो, और स्ट्रक्चर में इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी। शुरुआती दिनों में ना उन सब पे फोकस करो, लेजिबिलिटी, ल्यूसिडिटी, है ना, कैसे फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए, वो सब बाद में आदमी सीखता है। एक दो अटेम्प्ट जब पूरा रीड कर लिए रहोगे तब तुम सीखोगे कि पेपर 2 पेपर 1 में भी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, पेपर 1 का थिंकर को कैसे पेपर 2 में यूज करते हैं, पेपर 2 के थिंकर को भी कभी कभी पेपर 1 में कैसे यूज करते हैं, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको बोलते हैं, वो सब धीरे धीरे। या आपको पेपर 1 चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आप उसको पेपर 2 और चैप्टर यूनिट पेपर 2 एज वेल एज से कि दूसरे चैप्टर से, चैप्टर 10th या चैप्टर 7th के किसी नॉलेज से चैप्टर 1 का आंसर आप लिख पा रहे हो। बट ये सब आप तभी कर पाओगे ना जब आपका कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट कंप्लीटली अच्छे से कंसोलिडेट हो रखा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का जो है ना फ्लूइड फ्लो तभी बनता है एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट का। तो ये है, दिस वाज ब्रीफ डिस्कशन अबाउट आंसर राइटिंग, है ना। मार्क्स एनहांसिंग टेक्निक क्या है ना। आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो आप इस डिबेट में, इस मिथ्या में फंसोगे कि पैराग्राफ वाइज लिखे कि पॉइंट वाइज लिखे। अरे नर्वस मत हो, ऑर्गेनिकली लिखना है। कुछ क्वेश्चंस जो आप ऐसे होंगे साधारण से, आपको फॉर एग्जांपल पूछ दिया है क्वेश्चन, पोस्टुलेट ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के फीचर ही पढ़ रहा है ना, पूछ रहा है ना, लिख दो पॉजिटिविज्म, एक्सप्लेन करो, कुछ पॉइंट्स लिख दो, फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म या पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म, बुलेट पॉइंट करके 4-5 लिखे, 6-7 जो भी, मतलब अलग अलग स्टूडेंट 8-9, मतलब क्वेश्चन का डिमांड देखो 10 मार्क्स का है तो तुमको कंक्लूड भी करना है, तो 5-6 लिखो मेन पॉइंट्स, और उसके बाद 2-4 पॉजिटिविस्ट थिंकर्स, उनके बारे में लिखो। कॉम्टे, डर्कहाइम, वो सोशियोलॉजी को कैसे देख रहा है, क्यों वो पॉजिटिविस्ट डिसिप्लिन सोशियोलॉजी को देख रहा है ना, समझाते हुए कंक्लूड कर दो, राइट। सो मार्क्स एनहांसिंग टेक्निक क्या है कि आप थिंकर को राइटफुली यूज करें टॉपिक में। उसके अलावा प्लीज यूज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, जो फंक्शनलिस्ट स्कूल, मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, है ना, फेमिनिस्ट स्कूल, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट, है ना, पोस्ट मॉडर्निस्ट, पॉजिटिविस्ट, ये जो डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, स्कूल ऑफ थॉट है। When you are able to do that and complete people on time, you will be conquering the examination. करंट अफेयर्स का जो हुआ है वो हुआ ही है, वो लास्ट में आता है ना, अलग से कुछ नहीं करना है। आप द हिंदू में जो आर्टिकल्स आते हैं ना वही देखिए, उसी में देखिए अगर सोसाइटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो वो सोशियोलॉजिकल हो गया। आप उसको जब ओवर द पीरियड पढ़ते रहते हो ना, दिमाग में चीजें आती है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। बहुत मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो निकालते हैं वो तो एक तो नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से होते हैं, मोस्टली वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, या फिर वो कई दफा दूसरे सब्जेक्ट से होते हैं, बट नॉट सोशियोलॉजी। Yet they perform extremely good with sociology. Why and how? You have to understand सोशियोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी क्या है कि ये सब्जेक्ट एकेडमिकली आपके लिए नया होगा बेटा, बट सोशियोलॉजी इज नॉट न्यू टू एनीबॉडी, इट्स न्यू टू नन। क्यों? आप बचपन से सोसाइटी के पार्ट रहे हो। जैसे ही आपका जन्म होता है ना, आपके जन्म से ही आप एक सोशियोलॉजिकल ग्रुप के पार्ट बन जाते हो, दैट इज योर फैमिली। फिर वो फैमिली ही तो आपको ट्रेन करती है, सिखाती है कि आपको आदाब करना है या नमस्ते करना है ना, आपको पैरी पैना बोलना है या कुछ और ग्रीटिंग्स करना है, राइट। कल्चरल ट्रेनिंग किसके थ्रू हो रही है? आपकी फैमिली के थ्रू हो रही है। तो इनिशियल कल्चरल ट्रेनिंग, प्राइमरी सोशलाइजेशन, वो सब सोशल क्या है, फैमिली करवा रहा है। फैमिली क्या है? सोशल ग्रुप है। तो समाज के पार्ट तो बचपन से रहे हो। समाज में ऐसा तो नहीं है कि मैरिज कभी सुने नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि ट्राइब ये शब्द, या अगर आप भारत देश में रहे तो कास्ट पहले सुने नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि रिलीजन ये शब्द पहले सुने नहीं हो, सुने हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पावर ये शब्द पहले सुने नहीं हो, सुने हो। अब इनसे रिलेटेड हम लोग थियरीज पढ़ेंगे, है ना, डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट थियरीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो वो चीजें जो हम लोग बचपन से जिसके पार्ट रहे हैं, लेकिन उन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि सोसाइटी इज देयर एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज इट इज गिवन, बट ऐसा है नहीं। सोसाइटी भी एक यूनिवर्स है, सोशल यूनिवर्स, और इसका भी कंस्ट्रक्शन
होता है वेरियस फेनोमेना से इंटरैक्ट जब हम करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से, तो इस इंटरैक्शन प्रोसेस से भी हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ये बहुत सारे है ना अंडरलाइंग इवेंट्स एंड फेनोमेनाज एग्जिस्ट करते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। इन सब चीजों को समझने में हेल्प करता है सोशियोलॉजी। समझ में आया? तो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर कि भैया अगर तुम सोसाइटी को ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना बहुत अच्छे से, और जीएस के लिए पढ़ रहे हो कोई एक न्यूज़पेपर, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वो टॉपिक्स कुछ जो बहुत ही जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत दिनों से पूछ रहा है और मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अभी 2020 में आया है, आप जीएस में भी पढ़ते हो तो चलो उससे सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, है ना? या वर्क फ्रॉम होम से पूछ लिया कभी, राइट? या विमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कोविड का, वो पूछ लेगा। या कोविड का इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो पूछ लेगा। करंट में जैसी बड़ी लार्ज इवेंट्स होती है उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आता है। वर्क लाइफ बैलेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, और वैसे क्वेश्चन इक्का दुक्का होते हैं, 1 2 3 बस हो गया। मतलब एक्चुअली आप देखोगे तो 80 to 90% ऑफ पेपर जो है उसका थीम स्टैटिक है, रिपीटेबल है, कैप्चरेबल है। सो बी कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट ब्रीफली what I shall do is कि आपको बता दूं कि if you're thinking of choosing sociology optional, then why to choose sociology optional? देखो यार, सबसे पहला तो it has got very interesting सब्जेक्ट मैटर। ऐसी चीजें हैं जिससे हम अक्वेंटेड हैं, उसको अब अकेडमिकली पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ रॉकेट साइंस है और एलियन सी चीजें हैं। बहुत ही रिलेटेबल जेनरिक चीजें हैं जो कि आपको सोशल अवेयरनेस होने से ऐसी पता चल जाती हैं, है ना? क्लास क्या है, क्लास डिवाइड क्या है, ठीक है? समाज में अगर इनइक्वालिटी है तो ये इनइक्वालिटी क्यों है ना? जो फर्स्ट आता है उसको प्राइज मिलता है, जो फेल कर जाता है उसको पनिशमेंट मिलता है। क्यों क्यों मिलता है भाई? क्यों है ऐसा डिफरेंशियल रिवॉर्डिंग समाज में? ऐसे प्रश्न, है ना, कास्ट से रिलेटेड प्रश्न, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न, विलेज लाइफ, विलेज कम्युनिटी से रिलेटेड प्रश्न, इंडियन विलेज को फॉरेन स्कॉलर्स कैसे देखते हैं, नेशनलिस्ट स्कॉलर्स कैसे देखते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न, ये सब पढ़ना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिलीजन एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कैसे डिफरेंट स्कॉलर्स देखते हैं रिलीजन कैसे ओरिजिनेट हुआ। सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर एंड वेरी रिलेटेबल। फैमिली, किनशिप, मैरिज, कैसे एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू समाज में परिवर्तन आ सकता है, सोशल चेंज। बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल टॉपिक है। बट मैं विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ऑल द ऑप्शनल्स आर इक्वली गुड। ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी बेस्ट ऑप्शनल है ना? इनफैक्ट द रियलिटी इज दैट इट इज द स्टूडेंट हु मेक्स एन ऑप्शनल सक्सेसफुल रादर देन ऑप्शनल मेकिंग अ स्टूडेंट सक्सेसफुल, है ना? इट इज ऑलवेज द स्टूडेंट, उसी के परिश्रम से कोई भी ऑप्शनल का डिसाइड होता है कि वो अच्छा है बुरा है। ऑप्शनल स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता। इट इज तो मेन गेम तो आप ही हो, है ना? ऑल ऑप्शनल्स आर गुड। हाउ वेल अ स्टूडेंट इज कंफर्टेबल विद दैट ऑप्शनल, how much interesting he or she finds that optional, and how much commitment he has towards that subject will decide the fate of the optional, है ना? लेकिन हम recent times में एक pattern फिर भी देखे हैं। Students have been successful in some particular optional, and this is because these optional are relatively more generic in nature, है ना? इसकी जो subject matter है बेटा काफी interesting है, इसकी जो मटेरियल्स है मार्केट में काफी इजीली अवेलेबल होते हैं, एम्पल गाइडेंस है ना, अबेंडेंसी है गाइडेंस की, है ना?
ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जनरल स्टडीज के साथ ओवरलैपिंग होना, राइट। मेरी बात मत मानिए, आप सिलेबस देखिए, आपको उससे पता चल जाएगा। सोशियोलॉजी पेपर 2 आप देखिएगा, हिस्ट्री मतलब GS1, सोसाइटी GS1 का अगेन पार्ट है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी GS3, GS2 सोशल जस्टिस, इन सब से डायरेक्ट ओवरलैपिंग है, राइट। देन एसए का पेपर जो 250 मार्क्स का होता है, इसमें बहुत एनरिच करता है आपके कंटेंट को, बहुत ज्यादा एनरिच करता है आपके कंटेंट को। डिफरेंट डायमेंशन यू गेट, आपको बहुत ही डिफरेंट डायमेंशंस मिलने लगते हैं। और व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंट डायमेंशंस, आई एम बेसिकली रेफरिंग टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव फॉर अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक आप, फॉर एग्जाम्पल, आप सीखते हैं ना कि अ कॉइन हैज 2 साइड्स। किसी भी चीज के पीछे एक पहलू जो सरफेशियली जो सामने से आपको दिखता है ना, उसके अलावा बहुत सारे हिडन पहलू होते हैं, वो भी दिखना शुरू हो जाता है ना। सो वो एक बहुत ब्यूटी है सोशियोलॉजी का, है ना। आपको मल्टीपल, किसी एक ही चीज को देखने का मल्टीपल नजरिया, मल्टीपल डायमेंशन देता है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जीएस में भी आपको ना क्रिटिकल एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करता है ना। और उसके अलावा कोई भी कितने टाइम पे कवर हो सकता है ऑप्शनल, गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मैं सोशियोलॉजी के लिए आपको कह सकता हूं कि भैया, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट गो में आपने इसको अच्छे से टाइम देके समझ लिया है, तो उसके बाद सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड है, तो आप इसके रिविजन्स बहुत जल्दी कर पाओगे। सेकंड रिवीजन 1 महीने में, थर्ड रिवीजन 15-20 दिन में, एंड देन ट्रस्ट में एक समय ऐसा आता है कि वो जो 5-6 दिन होता है ना ऑप्शनल जीएस पेपर मेंस में और ऑप्शनल पेपर के बीच में जो गैप होता है, वो पूरा 5-6 दिन में एक बार ये ऑप्शनल दोबारा रिवाइज हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, राइट। एंड दैट इज वाई चूजिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज ग्रेट ऑप्शन। तो क्या हर बच्चे को सोशियोलॉजी ले लेना चाहिए? नहीं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। इफ इट इज अ गुड ऑप्शनल, then there are also challenges associated with this option. I would say कि challenges हर प्रकार के ऑप्शन से थोड़े बहुत तो associated होते ही हैं। For example, ये ऑप्शन जो है, it is not for someone who doesn't have sensitivity or awareness about society. अगर आप समाज के बारे में जिज्ञासु नहीं है, अगर आपको समाज के बारे में सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है ना, अगर आपको समाज जो है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करता है, समाज के अंदर जो अकरिंग्स हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसको देख के अंदर एक सवाल पैदा नहीं होता है, इंक्विजिटिवनेस नहीं होता, आपका ध्यान उस ओर नहीं आता है, तो शायद ये ऑप्शनल आपके लिए नहीं है। दूसरा, ये ऑप्शनल जो है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समवन हु हैज इंटरेस्ट इन सोसाइटी एंड सोशली अवेयर, सोशल अवेयरनेस उसमें होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स, है ना। सोसाइटल सेंसिटिविटी ये होना चाहिए, नहीं है अगर तो आपको ये सब्जेक्ट चैलेंजिंग लगेगा, इफ नॉट दैट इज नॉट देयर। दूसरा क्या है, दिस एग्जाम रिक्वायर्स फोकस ऑन आंसर राइटिंग, सोशल साइंस है ना। आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट लगेंगे, लेकिन यू हैव टू बी, एक तो तुम आपके जो आंसर हैं वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, और दूसरे एक्सप्रेसिव, क्योंकि आपके और एग्जामिनर के बीच में जो इकलौता मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो आपका आंसर शीट है ना। भले ही आपने 12-14 घंटे की पढ़ाई की होगी 2 साल तक, बट वो एग्जामिनर तो नहीं जान रहा कि भैया ये XYZ जो है, ये व्यक्ति 2 साल तक 12-12, 14-14 घंटे पढ़ा है, ये बहुत तेज है, इसको सब पता है, इसके मन में है, इसको आता है, इसको नंबर दे दो। जो आपके आंसर स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा, आंसर में लिखा रहेगा, वो तो उसी से समझेगा आपके नॉलेज को और मार्क करेगा ना। देयरफॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ओवर हियर, दैट स्ट्रक्चरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड बी मोर एक्सप्रेसिव, है ना, डू नॉट लूज ऑन दैट। देन चॉइस ऑफ मटेरियल, कोई डाउट है इसमें? यू नीड टू चूज लिमिटेड सोर्सेज,
वो ऐसे बच्चे हैं जिनको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बुक भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, उनके लिए ये है ना ऑप्शनल चैलेंजेस है। आप चैलेंजिंग होने वाला है क्यों, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे लेकिन आपको सोर्स को लिमिट करना होगा। व्हाट, क्या चैलेंज है, दैट यू नीड टू लिमिट दीज सोर्सेज। इफ यू डोंट डू दैट तो प्रॉब्लम होगी। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टिंग एक्सेप्शनल मार्क्स, नहीं, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ये सोचोगे कि आपको 320 330 आए, पॉसिबल है, लेकिन आप सोचोगे कि अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको 350 या 400 मार्क्स आए तो जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। जब 600 मार्क्स के पेपर होते थे तब आते थे वो मार्क्स, जब से 500 मार्क्स के हो गए हैं नहीं आते। सो डू नॉट हैव, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी है टू राइट जेनेरिक आंसर्स। तो सोशियोलॉजी का अपना लैंग्वेज है, जेनेरिक आंसर यहां पे नहीं चलेगा। आपको दिखाना है कि आपका आंसर जीएस से डिफरेंट है ना। सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज, सोशियोलॉजिकल थिंकर, स्टडी, सोशियोलॉजिकल वर्क, वो आना चाहिए। सो बैलेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, है ना, एंड द फोकस शुड बी ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए ये थिंकर्स है ना, इन्होंने स्टडी किया है, इन्होंने पर्सपेक्टिव दिया है, पब्लिश किया है और स्कॉलर्स ने इनको एक्सेप्ट किया है। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है फोकस उस पे करना है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर ओन पर्सपेक्टिव, अपना मन, उनको क्या लगता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है इसलिए ऐसा लिखना है ना। आप कौन है, आपने कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट की है, आपने रिसर्च किया है समाज में जाके, आपने पब्लिश किए हैं जर्नल्स, आपके बुक्स को, आपके वर्क को रिव्यू किया गया है, उसका ऑफिशियल क्रिटिक हुआ है, नहीं ना। तो आप अपने आप को कैसे कोट कर सकते हैं, आप मुझे भी कोट नहीं कर सकते, मैं सोशल थिंकर थोड़ी हूं, मैं तो बस टीचर हूं। इसीलिए आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे फोकस करना है, आपका या मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी पर्टिकुलर थिंकर ने क्या कहा है और उसके नजरिए से ये पर्टिकुलर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से ये कैसा होगा, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ये कैसा होगा। तो एक तरीके से देखो तो जीवन और आसान हो जाता है। अगर तुम उन पर्सपेक्टिव्स को समझ लोगे तो वो एक चश्मा है, उस चश्मा को पहनो और वैसा दिखेगा कोई भी चीज और उसके हिसाब से लिख दो तो नंबर काफी अच्छे आ जाएंगे। एंड जो भी क्लास के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, आप बिल्कुल नर्वस ना हो, आपको ये सारी चीजें, ये कला मैं क्लास में सिखाऊंगा। सो यू विल बी वेल इक्विप्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंश्योर दैट योर आंसर्स आर थिंकर ओरिएंटेड, थॉट ओरिएंटेड। सबसे पहले थॉट इंपॉर्टेंट है, फिर थिंकर, है ना। इट शुड स्ट्रक्चर्ड, इट इज कॉन्टेक्चुअल एंड इफ पॉसिबल इफ यू कैन ब्रिंग सम नोवेल्टी, कुछ नया डायमेंशन, स्पेशली अप्लाइड पेपर में, अप्लाइड क्वेश्चन में, है ना, कुछ नया डायमेंशन लिख सकते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स उसका। एंड इफ यू डू दैट यू विल कॉन्कर आंसर राइटिंग एज वेल। तो देखो ये तो मैं ब्रीफली बता दिया कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए एंड उससे रिलेटेड चैलेंजेस भी क्या है। तो नाउ आई एक्सपेक्ट कि आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल को अप्रोच कैसे करें एंड क्या है प्रोज ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, क्यों सोशियोलॉजी ऑप्शनल को चूज करें, कैसे उसको होलिस्टिकली प्रिपेयर करें, उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करें और फिर प्रिपेयर करें, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज के आंसर राइटिंग, बुक लिस्ट, वो सब भी मैंने डिस्कस कर लिया। एंड लास्टली मतलब कुछ चैलेंजेस आने वाले, तो कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं उस ऑप्शन से रिलेटेड, किस पे आपको फोकस करके ध्यान रखना है और उनको ओवरकम करना है ना। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि दिस हैज बीन फ्रूटफुल टू यू, है ना। ये आपकी प्रिपरेशन में, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी बी पॉजिटिव, है ना, स्टे पॉजिटिव, बी पेशेंट, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। एग्जाम जो है वो, उसमें आपको धैर्य की बहुत जरूरत है ना। बीच बीच में ऐसा होता है कि लोग पॉजिटिविटी और थोड़ा सा लूज करने लगते हैं विश्वास, बट डोंट डू दैट, है ना। व्हाट दिस एग्जाम रिक्वायर्स इज परसिवरेंस, राइट। अगर आप में परसिवरेंस है, अगर आप में परसिस्टेंस है, अगर आप में पेशेंस है, द 3 P's, तो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन किसी भी ऑप्शन के साथ हो निकाल लोगे। हालांकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए चीजें आसान कर गया, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो ओनर्स लाइज ऑल्सो ऑन मी,
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा टू मेक योर लाइफ इजी। आई गारंटी यू दैट यू विल बी प्रोवाइडेड एनरिच्ड कंटेंट क्लास में, ठीक है। एंड मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्लाइड क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करें उसके लिए भी स्किल डेवलप करूंगा, ठीक है। तो इतना है मेरी ओर से, विदा लेता हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। माय नेम इज शेखर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड enjoy your preparation, enjoy the journey of civil services examination का preparation. This is a wonderful journey, it's a lifetime journey. एक ऐसा जर्नी होने वाला है जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है और आपकी पर्सनैलिटी को भी ये शेप करता है, ठीक है। So that's all for today. Thank you and have a nice day. Take care. God bless you all. Bye bye.